आप गुजरात पर जो ये बड़ा फेरबदल हुआ है, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, गुजरात की राजनीति हमेशा बहुत अस्थिर राजनीति रही है। और नरेंद्र मोदी अक्टूबर 2001 में जब से चीफ मिनिस्टर बने हैं, अब जाकर के ये 25वां साल है जब गुजरात में लगातार राजनीतिक स्थिरता रही है। अगर केवल जो है पिछले 35 सालों का रिकॉर्ड अगर देखें, तो 90 में वहां पे बीजेपी की सरकार बनी थी, और उसके बाद वहां पे बीजेपी के अंदर काफी उठापटक थी। कुशाभाऊ पटेल वहां चीफ मिनिस्टर थे, उनकी सरकार को कांग्रेस ने गिरवाया। और विधायकों को जो है जो बीजेपी के थे, उनको खजुराहो ले गए थे। तो वहां पे विधायकों के दो गुट थे, जो सरकार के साथ थे वो हजूरिया थे, और जो खजुराहो गए थे वो खजूरिया कहलाए थे। और बीजेपी से शंकर सिंह वाघेला ने बगावत की थी, और वो मुख्यमंत्री बन गए थे कांग्रेस के। वो बीजेपी के ही नेता थे, और एक समय में नरेंद्र मोदी के बड़े विश्वस्त सहयोगी थे। उसके बाद बीजेपी के ही फिर जो है सुरेश भाई मेहता मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद जो है कुशभाई पटेल लगातार नाराज रहे, वो एक तरीके से यूपी के कल्याण सिंह हो गए थे। और 2002 में इलेक्शन के बाद फरवरी मार्च में नरेंद्र मोदी वहां के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने बकायदा वो घर गए कि शिवभाई पटेल के उनके चरण स्पर्श किया, उनका आशीर्वाद लिया, और सरकार चलाई, और फिर 13 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे। प्रधानमंत्री बनने के बाद जो इस समय यूपी की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, वो मुख्यमंत्री बनी। फिर जब उनका वहां इलेक्शन हुआ, उसके बाद जो है 2017 में वहां रूपानी आ गए, जिनका शायद अभी हाल में एयर क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से ये पटेल हैं। और अब जो जिस तरीके से वहां एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, वो लगता है उनको जो है चुनाव के पहले वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और इलेक्शन में सिटिंग विधायकों का टिकट काटना, और इलेक्शन के पहले सत्ता में परिवर्तन करना, राज्यों में कैबिनेट में रिशफल करना, मुख्यमंत्री बदलना। हालांकि बीजेपी में मुख्यमंत्री बदलना इलेक्शन के पहले तो बहुत बड़ी परंपरा नहीं रही है, लेकिन सत्ता विरोधी रुझान, एंटी इनकम्बेंसी को फाइट करने का सबसे बीजेपी की टाइम टेस्टेड स्ट्रेटेजी है कि उम्मीदवार बदल दो विधानसभा लोकसभा चुनाव में। तो ये हो रहा है। तो पिछले 24 सालों में गुजरात में राजनीतिक स्थिरता, हॉर्स ट्रेडिंग, और सत्ता की जोड़तोड़, और राजनीतिक अस्थिरता जैसी चीज नहीं आई है। और किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी देश के लिए डेवलपमेंट की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अगर डेमोक्रेटिक स्टेट है तो, देश है तो। और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर। अगर अहमदाबाद में, गुजरात में मोदी जी के प्राइम चीफ मिनिस्टर बनने के पहले अहमदाबाद में दंगे को धमाल कहते हैं। तो वहां धमाल, वहां हर साल दंगा होना एक वहां का एक कैलेंडर इवेंट था, होना ही है दंगा। राजकोट में, अहमदाबाद में, बड़ौदा में, और कुछ अन्य शहरों में। पिछले 25-24 सालों में ये संख्या नगण्य है। बीच बीच में मुसलमानों को उबाल आता है, नवरात्र में जुलूसों में वो हमला करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। लेकिन जिस तरह के दंगे 2001 के पहले होते थे, वैसा दंगा पूरे गुजरात में आज तक नहीं हुआ। तो नरेंद्र मोदी भले सांसद उत्तर प्रदेश से हों, लेकिन उनका जो जो होम स्टेट तो गुजरात ही कहलाएगा, है। और अमित शाह भी जो इस समय वास्तविक रूप से इस सरकार में नंबर 2 हैं, बीजेपी में नंबर 2 हैं, वो भी अहमदाबाद से ही सांसद हैं। तो दो बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के इस समय गुजरात से हैं, और वहां पे राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना भारतीय जनता पार्टी के लिए शीर्ष प्राथमिकता का विषय है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी का विषय है, और चुनौती भी है। बीजेपी ने बहुत ही सफलता से मुकाबला किया है। और गुजरात की राजनीति के बारे में कहा जाता है, याद करिए 74 में जब नवनिर्माण आंदोलन शुरू हुआ था, तब उस समय उसकी शुरुआत गुजरात से हुई थी। और जेपी मूवमेंट दो ही राज्यों में शुरू हुआ था, गुजरात और बिहार से। और केशव भाई पटेल जो है, जो उस समय मुख्यमंत्री थे, वो सॉरी, चिमन भाई पटेल, तो सन 74 में उनको चिमन चोर कहा जाता था। और सन 90 में जनता दल की सरकार बनी थी गुजरात में, तो वो वही जनता दल के मुख्यमंत्री बन गए थे। अब चिमन भाई पटेल दुनिया में नहीं है। और फिर इस सरकार के सामने भी एक चुनौती आई थी बीजेपी के सामने,
जब ये पटेलों का आंदोलन शुरू हुआ था 2017 के पहले, एक यंग लड़का पटेल उभरा था, वो अब बीजेपी में शामिल हो गया है और उसमें बहुत हिंसा भी हुई थी और कांग्रेस की ओर से ये जो है पटेल वर्सेस ओबीसी की कास्ट वॉर को शुरू करने का प्रयास किया गया था, लेकिन फिर भी बीजेपी ने बहुत संयम के साथ उसका उसका मुकाबला किया, पटेलों की नाराजगी को झेला और उसको और फिर उनको मनाया और फिर भी और दोबारा सरकार बनाने की में वो सफल रहे। 2016 में जो नवंबर 8 को जो नोटबंदी हुई थी, उसको लेकर के गुजरात में बहुत नाराजगी थी और उसको भी उसका भी मुकाबला अकेले दम पर मोदी जी ने किया। फिर 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी लागू हुआ, उसका भी गुजरात में भयानक विरोध हुआ, क्योंकि गुजरात में राजकोट टेक्सटाइल गारमेंट का, रंगाई का, बुनाई का, एम्ब्रॉयडरी का बहुत बड़ा काम होता है, हजारों करोड़ का काम होता है और वो सारा काम कैश पे होता था, तो कैश पे करना वो काम संभव नहीं रह गया था और वीरेंद्र अब जी, वो टैक्स के दायरे में आ रहे थे। तो पॉलिटिकल अपहीवल जो है 20 साल में कम नहीं हुए हैं मोदी जी के समय, लेकिन फिर भी वो इतने नहीं बढ़े कि गुजरात में राजनीतिक अस्थिरता आ सके। तो राजनीतिक और ये जो ऑपरेशन हुआ है, मैं तो कहूंगा ये तो बिल्कुल कामराज प्लान है, जो नेहरू के बाद जो कामराज जो उस समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, कि सारे लोग इस्तीफा दे दें, उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर तय करेंगे कौन कौन मंत्री बनेगा, ताकि नेता के हाथ मजबूत किए जाएं, लीडरशिप को स्ट्रेंथन किया जाए और जनता में ये संदेश जाए कि जो पुराने मंत्री थे वो सब गए और अब जो आए हैं वो मुख्यमंत्री के पसंद के हैं, मुख्यमंत्री के लॉयल हैं और राजनीतिक स्थिरता बनी रहेगी। तो ये जी जो जी, ऑपरेशन कल हुआ है, ये एक बहुत बड़ा एक संकेत दिया है बीजेपी ने कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए अगर 2, 4, 10, 20 मंत्रियों को हटाना पड़ेगा तो वो हटाएंगे और ये भी संकेत दे दिया है कि चुनाव के पहले मुख्यमंत्री बदलेंगे। जी। एक टिप्पणी जरा बाबा जी की ले लें। बाबा जी, ये जो अचानक इतना बड़ा रिसफल होता है, इतना बड़ा फेरबदल होता है, गुजरात में पिछली बार भी चुनाव से पहले हमने देखा था और इसके अलावा हमने उत्तराखंड में भी देखा था। कई राज्यों में ये होता है कि 1.5-2 साल पहले कुछ नए चेहरों को ले आओ, या लोकसभा चुनाव आने वाले होते हैं तो कुछ कुछ राज्यों में ये कवायद चलती है कि किन क्षेत्रों में किन जातियों का प्रतिनिधित्व केंद्र में नहीं है, उनको देकर के वहां से वोट का जुगाड़ करो। क्या ये जो बड़े फेरबदल होते हैं, इससे एंटी इनकम्बेंसी पर किसी हद तक नियंत्रण करने का एक मौका मिलता है? सर किसी हद तक नहीं, बहुत हद तक। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं हरियाणा को मानता हूं। आमतौर पे 1.5-2 साल पहले नेतृत्व परिवर्तन हो जाता है आम, तो जैसे उत्तराखंड में भी हमने देखा, गुजरात में देखा, पिछली बार भी देखा, इस बार भी देख रहे हैं। परंतु हरियाणा में तो आखिरी 3 महीने में नेतृत्व परिवर्तन हुआ। अच्छा, और किसी पार्टी में यह संभव नहीं है, क्योंकि बाकी पार्टियां तो खैर सिंगल वन मैन शो होती हैं, उसमें घर की पार्टी, घर का अध्यक्ष, घर का चीफ मिनिस्टर होता है। मात्र एक कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहां राज्य सरकारें हैं उनकी, पर कांग्रेस में हाईकमांड की इतनी औकात ही कभी नहीं रही, इतनी कुव्वत ही नहीं रही कि वो, आप मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, वो अपनी मर्जी से विधायक का एक टिकट नहीं बांट सकती हाईकमांड। मुझे याद है राजस्थान में प्रियंका गांधी ने एक टिकट मांगी थी, एक नहीं दी थी, क्या नाम, गहलोत साहब ने। और कोई वो एक बार एक बागी हो गया था, एक बार जब याद है जब वो माकन और वो लोग गए थे तो उनकी मीटिंग में कोई नहीं आया था, जब ये तो एक अरे माकन के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे खुद थे, खड़के गए थे।
तो कोटा से इन्होंने एक कांग्रेसी को टिकट दे दी, तो बड़ी रिक्वेस्ट की थी कि यार कम से कम उसका तो काट दो, बहुत बुरा मैसेज जाएगा कि इतने बड़े बागी को भी हम टिकट नहीं कटवा सके। तो उसका एक टिकट एहसान किया था अशोक गहलोत ने, तो कोटा से उसका टिकट काट दिया था, नाम भूल रहा हूं मैं उसका। खैर, तो सर बात, जब अमरिंदर सिंह थे तो सरेआम कहते थे कि या तो मैं रहूंगा सीएम फेस, नहीं तो मैं अपनी पार्टी बना रहा हूं, मेरी शर्तों पे चुनाव लड़ा जाएगा, टिकट वितरण मैं करूंगा, आप शक्ल दिखाने के लिए खाली 1 या 2 बार पंजाब में आ जाइएगा, बाकी हम चुनाव लड़ लेंगे और जीत लेंगे, आपकी आने तक की जरूरत नहीं, पोस्टर में मां बेटे का नाम दे दिया जाएगा। हरियाणा में हाई कमान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हुड्डा से कुछ कह दें या अपनी मर्जी से टिकट बांट लें या हुड्डा को हटा दें या अपनी मर्जी से वो क्या नाम सीएलपी का कोई नेता घोषित कर दें या हुड्डा को हटा के किसी अन्य को बैठा दें। सर एकमात्र एक ऐसी पार्टी है बीजेपी जिसकी हाई कमांड अपनी पूरी की पूरी यूनिट को कह देती है इस्तीफा दीजिए, और 1 घंटे में इस्तीफा आ जाता है और कोई चूं तक नहीं करता। सर सचमुच जो डिसिप्लिन अगर देखना है, अच्छा अब हरियाणा का एग्जांपल ले लेते हैं। 3 महीना पहले दिल्ली में मीटिंग हुई, खट्टर साहब से पूछा गया कि हाँ जी बताइए क्या है, तो मोदी जी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि नहीं हम इलेक्शन निकाल लेंगे। खट्टर ने कहा कि नहीं सर एंटी इनकम्बेंसी तो है और मेरे नाम की है, तो बोले क्या करना चाहिए, बोले सर चेंज कर दिया जाए। तो खुद खट्टर साहब ने कहा, बोले किसको बैठाना चाहिए कि ओबीसी, अगर मुझे हटा के आप किसी को बैठाते हैं तो ओबीसी चेहरा, बोले तीन नाम दे दीजिए। तो उन्होंने नायब सिंह सैनी का नाम दिया, वो हो गए। और नायब सिंह सैनी ने सर निश्चित हारा हुआ चुनाव हरियाणा में जिता दिया, सारी दुनिया गवाह है। तो सर नेतृत्व परिवर्तन से या इस प्रकार या कैंडिडेट्स की सीट बदल देने से, टिकट काट देने से, यंग ब्लड इन्फ्यूज करने से निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी से मुकाबला करने में आसानी होती है और बहुत हद तक एंटी इनकम्बेंसी से पार्टियां लड़ लेती हैं। तो ये गुजरात में जो हुआ है ये बहुत अच्छा है और मैं तो साधुवाद दूंगा गुजरात यूनिट को कि उन्होंने इतनी स्मूथली जो है पूरा परिवर्तन करके और एक नई कैबिनेट का वहां उनको प्रतिष्ठापित करके वो सही सरकार चलेगी। आप उत्तराखंड का एग्जांपल आपके सामने है, एक बार उनको लगा गलत व्यक्ति का चुनाव हो गया, फिर 3-4-6 महीने में बदल दिया, फिर नया। और देखिए धामी, उन्होंने भी हारा हुआ चुनाव जितवा दिया। इससे बड़ा एग्जांपल क्या होगा? नहीं तो सर ये बहुत अच्छी पॉलिसी और होना चाहिए जी। ये नायब सैनी ने हारा हुआ जितवा दिया या कांग्रेस की मूर्खतापूर्ण नीतियों की वजह से उन्होंने चुनाव हार लिया? क्योंकि इन्होंने 3 नारे दिए, जय जवान, जय किसान और जय पहलवान, और पूरी तरीके से ये जाटों को समर्पित चुनाव कर दिया। तो जो बाकी की जितनी बिरादरियां थी वो सब एकजुट हो गई कांग्रेस के खिलाफ और फिर से भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया। अच्छा खिलाड़ी वो होता है जो दूसरे की गलतियों का फायदा उठा ले। कांग्रेस की गलतियों और कांग्रेस की फूट का बहुत अच्छा फायदा उठाया नायब सिंह सैनी ने। अच्छा, खट्टर साहब की इमेज जो बेहद ईमानदार आदमी पर बहुत ही खड़ूस और बहुत ही रूखे आदमी की थी, डांट देते थे, डपट देते थे, बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन थे। इसके विपरीत नायब सिंह सैनी इज एक्सट्रीमली पोलाइट, एक्सट्रीमली हम्बल और प्रत्येक व्यक्ति से इतने प्यार से मिलते हैं, सर्व सुलभ, हमेशा एक्सट्रीमली पोलाइट। ये हरियाणा में एक बात मैं कह दूं कि बीजेपी की हमेशा एक स्ट्रेटजी ये रही है कि वो स्टेट्स में जो डोमिनेंट कास्ट होती है उसको वो हमेशा पीछे रखती है और जो छोटी संख्या में जो न्यूमेरिकली जातियां कम संख्या में होती हैं उनको प्रमोट करने का बीजेपी ने हमेशा प्रयास किया है।
ताकि लीडरशिप को लेकर के कंट्रोल में रहे, और जो नेता बने उसकी कोई ज्यादा महत्वाकांक्षा ना विकसित हो। अब मध्य प्रदेश के मोहन यादव की महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ गई है। अब अगला नंबर उनके बाहर जाने का है, ये मैं आपको भविष्यवाणी कर रहा हूँ। वैसे हरियाणा हाँ पर एक अलग सा प्रोग्राम करके मैं वहां की आपको हकीकत बयान करूंगा, क्योंकि हाँ 97 से लेकर के और अभी अपने रिटायरमेंट तक 2020 तक मैं या तो चंडीगढ़ रहा या हरियाणा की ही राजनीति देखता रहा। वहां जाट जो हैं वो 22 से 24% है, हाँ। बाकी 76% अदर कास्ट है। तो बीजेपी ने उनको मोबिलाइज किया है। आप 24% को आगे करके 76% को नाराज कर रहे हो, ये कोई भी पार्टी के लिए आत्मघाती होता है।